हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एट्थ क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में हम 16 चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है प्रकाश, लाइट, प्रकाश का परावर्तन। इसमें हम देख रहे हैं बेटा आपतन कोण, परावर्तन कोण और जो आपतन कोण और परावर्तन कोण है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है बेटा, हमने कल ये देखा था, ये परावर्तन का पहला नियम है। ठीक है बेटा, अब हम परावर्तन का दूसरा नियम देखते हैं बेटा। उसको देखने के लिए देखिए बेटा 16.2 में देखते हैं, क्रियाकलाप 16.2 को दोबारा कीजिए। यानी कि उसमें क्या क्या था आपने, ये देखो कागज़ को बीच से काट के और यहाँ से बेटा टॉर्च से लाइट डलवाई थी इसमें। ठीक है ना, इससे प्रकाश की एक किरण बनेगी। ठीक है, यानी कि थोड़ी सी दिखाई देगी, वो यहाँ से टकराएगी और यहाँ से ऐसे निकल जाएगी। ठीक है ना, परावर्तित किरण के रूप में। ठीक है ना, हाँ इसको दोबारा दोहराना है। देखो क्या करना है इसमें, दोबारा दोहराइए। इस बार किसी सख्त कागज़ की शीट अथवा चार्ट पेपर का उपयोग कीजिए। सख्त चार्ट शीट या कागज़ का उपयोग आपने करना है। सख्त शीट लेनी है। शीट मेज़ के किनारे से थोड़ी बाहर निकली होनी चाहिए। शीट के बाहर निकले भाग को बीच में से काटिए। ठीक है ना, बीच से थोड़ा काटना है शीट का बाहर निकला हुआ भाग। ठीक है, अब देखिए बाहर निकले भाग को थोड़ा काटिए। परावर्तित किरण को देखिए। सुनिश्चित कीजिए कि परावर्तित किरण कागज़ के बाहर निकले भाग पर भी दिखाई दे। कागज़ के बाहर निकले उस भाग को मोड़िए जहां पर परावर्तित किरण दिखाई दे रही है। थोड़ा बाहर मोड़िए उस कागज़ कटे भाग को और परावर्तित किरण को दोबारा देखिए। ठीक है ना, कागज़ को पुनः प्रारंभिक अवस्था में लाइए। क्या आप फिर से परावर्तित किरण को देख पाते हैं? इससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? जब मेज पर कागज़ की पूरी शीट फैलाते हैं तो यह एक तल को निरूपित करती है शीट। ठीक है बेटा, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी इसी तल में दिखाई देते हैं, इसी तल में होते हैं। जब आप कागज़ को मोड़ देते हैं तो आप एक नया तल बना देते हैं जो उस तल से भिन्न होता है जिसमें आपतित किरण तथा अभिलंब स्थित है। अब आप परावर्तित किरण को नहीं देख पाते। यह क्या निर्देशित करता है? यह दर्शाता है कि आपतित किरण, आपतन बिंदु व अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक तल में होते हैं। ठीक है बेटा, यानी कि यूँ कहेंगे ये एक सीध में होते हैं, बस यही बात है। ठीक है, यह परावर्तन का अन्य नियम है। पहेली तथा बूझो में उपरोक्त क्रियाकलाप टॉर्च के स्थान पर सूर्य के प्रकाश स्रोत के रूप में उपयोग करके कक्ष के बाहर किए। आप भी प्रकाश स्रोत के रूप में सूर्य का उपयोग कर सकते हैं। इन क्रियाकलापों को किरण वर्ण रेखा उपकरण का उपयोग करके भी सीख सकते हैं। यह उपकरण एनसीईआरटी द्वारा किट में उपलब्ध है। एनसीईआरटी किट अलग से मंगवानी पड़ती है। ठीक है, बूझो को याद आया कि उसने कक्षा 7 में समतल दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब के कुछ लक्षणों का अध्ययन किया था। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है उसके कौन कौन से लक्षण होते हैं। पहला लक्षण क्या होता है, अभी ना वही याद कर रही पहली। ठीक है ना, तो ये पूछ रहा है क्या प्रतिबिंब सीधा था तो उल्टा था। सीधा समतल दर्पण कौन सा होता है, जो हमारे घर में होता है। ठीक है ना, तो समतल दर्पण में हमारा चेहरा कैसा बनता है? हमेशा सीधा बनता है। तो समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। क्या प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर था? हाँ, प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर होता है। क्या प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई दिया था जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी थी? यानी क्या क्या कहोगे कि प्रतिबिंब जो है वस्तु के प्रतिबिंब जो है प्रतिबिंब दर्पण से जितनी वस्तु दर्पण जितनी दूर है, प्रतिबिंब भी दर्पण से उतनी ही दूर बनता है। ठीक है, क्या प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता था? बिल्कुल नहीं बेटा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कभी पर्दे पर प्राप्त नहीं होता है। आइए निम्नलिखित क्रियाकलाप से समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के बारे में कुछ और अधिक समझें। समतल दर्पण पी क्यू के सामने एक प्रकाश स्रोत ओ रखा गया है। दर्पण पर दो किरणें ओ ए और ओ सी जो हैं आपतित हो रही हैं। ठीक है बेटा, ये देखो दर्पण के सामने कोई वस्तु है वो ओ रखी गई है। ठीक है ना बेटा, तो इससे दो वस्तुएं हैं, दो प्रकाश की निकल रही हैं, एक ओ ए और एक ओ सी है।
ठीक है। ये दर्पण से टकराने के बाद सीधी निकल जाती हैं, ये इस प्रकार से बेटा। ठीक है। तो ये जो वास्तव में मिलती नहीं है लेकिन मिलती ही प्रतीत होती हैं। ऐसे लगता है कि एक बिंदु से आई हो, जहाँ से आई होती हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं बेटा, इसका प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है बेटा, इस ओ बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। आगे देखो क्या कह रही है, सी डी को निरूपित करते हैं, इन्हें आगे की ओर बढ़ाइए। क्या ये मिलती हैं? अब इन्हें पीछे की ओर बढ़ाइए। अब ये मिलती हैं। यदि ये मिलती हैं तो इस बिंदु पर आई अंकित कीजिए। क्या परावर्तित किरणें ई परिस्थित किसी दर्शक के नेत्र को बिंदु आई से आती प्रतीत होंगी? क्योंकि परावर्तित किरणें वास्तव में आई पर नहीं मिलती बल्कि मिलती प्रतीत होती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि बिंदु ओ का आभासी प्रतिबिंब आई पर बनता है। आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं कि इस प्रकार के प्रतिबिंब को कभी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये आभासी प्रतिबिंब कहलाते हैं। और जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त हो सकते हैं उनको हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है बेटा, आप 7th क्लास का थोड़ा याद कीजिए बेटा। जब किसी कोई व्यक्ति या इंसान, कोई मान लीजिए कोई वस्तु है, अगर आप मिरर में देख रहे हैं तो जब व्यक्ति अपना दायां हाथ उठाता है तो ऐसा लगता है कि जो प्रतिबिंब के अंदर व्यक्ति है, मिरर के अंदर व्यक्ति है, वह अपना बायां हाथ उठा रहा है। ठीक है ना बेटा, तो इस प्रकार से हम ये देख पाते हैं कि कोई वस्तु जो है वह दर्पण में उसका पार्श्व यानी कि साइड बदल जाती है। उसकी जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड बन जाती है, और जो राइट साइड है बेटा वो लेफ्ट साइड बन जाती है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पार्श्व परिवर्तन, लेटरल रिफ्लेक्शन। ठीक है बेटा, पार्श्व परिवर्तन इसे हम कहते हैं। तो नियमित और विस्तृत परावर्तन क्या होता है हम कल पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। इसी से थैंक यू और ऑल द बेस्ट। आपने यहाँ तक सारा पढ़ना है, समझना है अच्छे से, और उसको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना है। ठीक है। तो आज के लेक्चर में साथ ख़त्म करते हैं। थैंक यू।